जून 2025 का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। फॉर्म्स रिलीज हो चुके हैं। जो पहली बार एग्जाम देने आएंगे तो उनके लिए एग्जामिनेशन पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है। कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने अटेम्प्ट करने हैं, क्या सेफ स्कोर है, ये सारी चीज़ें पता होनी ज़रूरी है। देयर इज़ अ प्रपोजल, हो सकता है, कोई फाइनलाइज नहीं है। प्रपोजल ये है 8 to 9 यूनिट्स करके चले जाओ या मैक्सिमम 10 यूनिट करके चले जाओ। अच्छा स्कोर आ जाता है, सेफ स्कोर आ जाता है और सब कुछ हो जाता है। But right now, I don't say this. Hello everyone, welcome back to our channel PWIT Jam and CSI Net. So finally CSI Net जून 2025 का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। फॉर्म्स रिलीज हो चुके हैं एंड विद दैट टेंटेटिव डेट्स भी आ चुकी हैं एग्जाम्स की। तो इस टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका जून 2025 फर्स्ट अटेम्प्ट होगा। जो पहली बार एग्जाम देने आएंगे तो उनके लिए एग्जामिनेशन पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने अटेम्प्ट करने हैं, क्या सेफ स्कोर है, ये सारी चीजें पता होनी जरूरी है। एंड उसके साथ वो वाले स्टूडेंट्स होंगे जो इस जून वाले के साथ अपनी प्रिपरेशन को शुरू करेंगे, दिसंबर को टारगेट करेंगे। तो उनके लिए एग्जाम का ओवरव्यू होना बहुत जरूरी है। उनको सिर्फ एग्जाम पैटर्न नहीं, एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पता होना बहुत जरूरी है, सिलेबस पता होना भी बहुत जरूरी है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप सबको पता होनी चाहिए। सो हम इस वीडियो में बहुत बेसिक सिलेबस और एग्जामिनेशन पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है बात करेंगे क्या होता है। तो आई होप सबको पता होगा CSI नेट का जो एग्जाम है वो एक नेशनल लेवल एग्जाम होता है जिसके थ्रू आप लोग लेक्चररशिप और PhD एडमिशंस लेते हैं। एंड ब्रॉडर वे में क्या एग्जाम है उसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है, क्योंकि वो सभी सब्जेक्ट्स आपके मैथ्स, फिजिक्स, बायो, लाइफ साइंसेस सबके लिए सेम हो जाता है। तो एक कॉमन वीडियो ऑलरेडी पोस्टेड है। हम यहाँ पर लाइफ साइंसेस से रिलेटेड सिलेबस पर बात करेंगे और एग्जामिनेशन पैटर्न जो स्पेसिफिकली लाइफ साइंसेस से रिलेटेड है उस पर बात करेंगे। एंड एक और चीज़, आप लोगों ने पहले भी वीडियो देखी होगी जो हमने पोस्ट की थी कि देयर इज़ अ प्रपोजल, हो सकता है, कोई फाइनलाइज नहीं है। प्रपोजल ये है, हो सकता है कि जो DBT वेट का एग्जाम है वो कंबाइन हो जाए CSI नेट के साथ। दिस इज जस्ट अ प्रपोजल। अभी भी ये प्रपोजल है क्योंकि फॉर्म्स रिलीज हो गए, दैट मीन्स अभी तक तो ये कोई फाइनलाइजेशन नहीं हुआ है। बट इन फ्यूचर अगर होता है वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। अ वीडियो हैज बीन अपलोडेड रिगार्डिंग इट, अगर आपको देखनी है तो आप वो भी देख सकते हैं। बट राइट नाउ सिंस जून 2025 का आ चुका है तो उस पर फोकस करते हैं। सबसे पहले लेट्स डिस्कस अबाउट द सिलेबस। अगर हम सिलेबस को देखें तो लाइफ साइंसेस की बात करें तो इन टोटल जो है वो 13 यूनिट्स हैं। इन टोटल 13 यूनिट्स हैं जो लाइफ साइंसेस के एग्जाम में आती हैं। सो दीज आर योर 13 यूनिट्स। तो सबसे पहले आपको समझाते हैं मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरैक्शन रिलेवेंट टू बायोलॉजी। दिस इज एक्चुअली बायोकेमिस्ट्री। हम इसे कॉमनली बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो अगर आप हमारे बैचेस में अनरोल्ड हैं तो बैचेस में भी आपको ये वाली यूनिट बायोकेमिस्ट्री के नाम से दिखती है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज बाय सेल बायोलॉजी। फंडामेंटल प्रोसेसेस इज एक्चुअली मॉल बायो। सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग ही होती है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। सिस्टम फिजियोलॉजी प्लांट, दैट इज हम इसे प्लांट फिजियोलॉजी के नाम से देखते हैं। बहुत सारी जगहों पे प्लांट फिजियोलॉजी ही होती है। एंड देन वी हैव एनिमल फिजियोलॉजी। इनहेरिटेंस बायोलॉजी इज एक्चुअली जेनेटिक्स। डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स इज इकोलॉजी। इवोल्यूशन एंड बिहेवियर इवोल्यूशन में आता है। अप्लाइड बायोलॉजी एंड मेथड्स इन बायोलॉजी कम्स इन टेक्निक्स। तो ये जर्नलाइज्ड हम इन यूनिट्स को क्या क्या कहते हैं वो नाम है। मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरैक्शन रेलेवेंट टू बायोलॉजी इज नोन एज बायोकेमिस्ट्री। Cellular organization is related to cell bio. Fundamental processes is related to mol bio. Cell communication and cell signaling is cell signaling itself. Development bio, plant physiology, animal physiology, genetics, inheritance biology, diversity of life forms, ecology, evolution and behavior, applied biology, methods in biology combined together known as techniques. तो पहले हम हमेशा स्टूडेंट्स को कहा करते थे कि 8 to 9 यूनिट्स करके चले जाओ या मैक्सिमम 10 यूनिट करके चले जाओ। अच्छा स्कोर आ जाता है, सेफ स्कोर आ जाता है और सब कुछ हो जाता है। बट राइट नाउ आई डोंट से दिस। कोई भी फैकल्टी आपको ये कहते हुए नहीं देखेंगी 10 यूनिट्स कर लो और चल जाएगा, नहीं, क्योंकि पैटर्न बहुत चेंज हो गया है। अब हम जो कहते हैं वो ये होता है कि कंप्लीट 10 यूनिट तो आप लोग कंप्लीट करोगे, कंप्लीट A to Z, फर्स्ट टॉपिक से लेकर लास्ट टॉपिक तक कंप्लीट हो जानी चाहिए 10 यूनिट। उसके बाद जो आपकी जो यूनिट बच जाती हैं उन टॉपिक्स के रेस्ट यूनिट्स के आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने होते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का मतलब होता है जो रिपीट होते हैं।
जो भी टॉपिक्स हर साल रिपीट होते हैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। तो 10 यूनिट पूरी की पूरी A to Z, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द यूनिट टू द लास्ट टॉपिक, फॉलोड बाय जो बच गई हैं यूनिट जिनका आप नहीं कर पा रहे उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से क्वेश्चन हर साल आता है उनको करके जाइए। ऑल इन ऑल आपको 13 and 13 यूनिट्स कवर करके जानी पड़ेगी, आप कोई भी यूनिट छोड़ के नहीं जा सकते हैं। तो अब उसके बाद जो मेजर क्वेश्चन आता है कैसे करेंगे 13 यूनिट्स। देखो 13 यूनिट्स आप करोगे तो 13 यूनिट्स के अकॉर्डिंग कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जो बेस यूनिट्स हैं। बेस यूनिट्स का मतलब है इन यूनिट्स को नहीं किया तो एडवांस वाली यूनिट्स भी नहीं आएंगी। तो बेस यूनिट्स क्या है? बेस यूनिट्स होती हैं आपकी सेल बायो, मॉल बायो, बायोकेमिस्ट्री, उसके साथ साथ इनहेरिटेंस भी बच्चे करते हैं, इकोलॉजी, इवोल्यूशन एंड टेक्निक्स। तो ये यूनिट्स हैं बेस यूनिट्स। ये यूनिट सबसे पहले की जाती हैं, सबसे पहले कराई जाती हैं, उसके बाद ही आगे बढ़ा जाता है। क्योंकि अगर आपको सेल सिग्नलिंग नहीं आता तो आपको डेव बायो नहीं आएगी, अगर आपको इकोलॉजी नहीं आता तो आपको इवोल्यूशन नहीं आएगा, टेक्निक्स नहीं आएगा तो ना आपको सेल बायोलॉजी समझ में आता है, ना मॉल बायो समझ में आता है, ना आपको बायोकेमिस्ट्री समझ में आता है। या फिर वाइस वर्सा कह दो, अगर बायोकेमिस्ट्री नहीं आती, सेल बायोलॉजी नहीं आती, मॉल बायो नहीं आती तो टेक्निक्स भी नहीं आएंगी। तो इस तरीके से एवरी यूनिट इज डिपेंडेंट ऑन एवरी अदर यूनिट। यू कांट से कि ये अलग है ये अलग है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं चलता। CSIR नेट में हर यूनिट, हर टॉपिक दूसरे टॉपिक से कनेक्टेड है। अगर क्वेश्चन आएगा तो सेल सिग्नलिंग का क्वेश्चन मॉल बायो से कंबाइन होकर आ जाएगा। अगर एक भी यूनिट छोड़ी तो क्वेश्चन नहीं होगा। सेल बायोलॉजी का क्वेश्चन सेल सिग्नलिंग से मर्ज हो जाएगा, दोनों में से कोई भी छोड़ के गए नहीं होगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सबके साथ फर्स्ट स्टेप यही है, स्टार्ट विद द बेस यूनिट्स। जो बेस यूनिट्स हैं उनसे शुरुआत करो, पहले उन्हें कवर अप करो एंड फिर आगे बढ़ते हुए एडवांस वाली यूनिट्स की तरफ बढ़ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसमें भी मेजरली अगर मैं कहूँ क्या टेक्निक सबसे पहले की जा सकती है, नहीं, सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, मॉल बायो कंप्लीट होंगी, उसके बाद टेक्निक्स होंगी। तो इसमें भी इंपॉर्टेंस है कि इंपॉर्टेंस वाली यूनिट्स में भी मेजर इंपॉर्टेंस कौन सी है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो आपको बेस यूनिट्स बता दी कि शुरुआत कहाँ से करनी है, उसके साथ साथ मेजर यूनिट्स भी बता दी हैं। तो आप शुरुआत यहाँ से करेंगे एंड फर्दर जो चीज़ें हैं वो बहुत सारी वीडियोज़ हैं एंड हम ऑलरेडी सीरीज जो है वो चला रहे हैं, तो आप डेफिनेटली यूट्यूब चैनल पर सब कुछ देख सकते हैं। तो ये था ओवरव्यू ऑफ 13 यूनिट्स एंड उसके साथ साथ ऑब्वियसली यहाँ पर सिलेबस भी है, तो टॉपिक्स हैं, बट टॉपिक्स का यहाँ पर देखो कुछ टॉपिक्स आपको एज इट इज अपने नोट्स में मिल जाएंगे, कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो डिफरेंट नेम के साथ आएंगे। सो टेक योर क्लासेस प्रॉपरली, लिसन टू द टीचर कि कौन सा चीज़ कहाँ पर बताई जा रही है, वेरी इंपॉर्टेंट। और ऐसा भी हो सकता है कि एक टॉपिक CSIR नेट के सिलेबस में मॉल बायो में मेंशन है बट वही टॉपिक सेल बायोलॉजी में कराया जा रहा है। सो ये भी चीज़ें होती हैं। तो ये सिलेबस जो है HRD की साइट पर अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और बेटर आइडिया भी ले सकते हैं। एंड प्लीज़ जो चीज़ें आपको यहाँ पर मार्क करके दी हैं यूनिट्स की, जब सिलेबस डाउनलोड करो तो आप खुद भी इसको लिख के रख लेना कि ये वाली चीज़ ऐसे होती है और इस तरीके से करना है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो इम्पोर्टेंट है दैट इज एग्जाम पैटर्न। एग्जाम में करना क्या है, एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचने के बाद करना क्या है। बच्चे ना देखो, बच्चे पहले हम बच्चों को बोला करते थे कि 120 प्लस मार्क्स ले आओ, सेफर साइड पे हो जाओगे। फिर पैटर्न चेंज हुआ। 120 प्लस कब था, जब JRF और LS आया करता था, तो 120 प्लस वाज अ सेफ स्कोर। उसके बाद कैटेगरीज डिवाइड हुई, कैटेगरी 1, 2 और 3 में रिजल्ट आता है। क्या क्या कैटेगरीज है वो आप वीडियो में देख सकते हो पहले। तो नाउ इट हैज चेंज फॉर लाइफ साइंसेज स्टूडेंट, इफ यू हैव टू गो अ गुड स्कोर, अगर आपको अच्छी श्योरिटी चाहिए तो गो फॉर 130 प्लस। टारगेट करो कि 130 प्लस 135 तक आपका स्कोर बने, देन इट इज अ गुड स्कोर, सेफ स्कोर, जहां पर JRF मिलेगा, कैटेगरी 1 मिलेगी। तो दिस इज हाउ यू नीड टू वर्क। अब उसमें भी आपको ये चीज समझने की जरूरत है। देखो जो क्वेश्चन पेपर है वो होता है 200 मार्क्स का, पेपर होता है 200 मार्क्स का एंड टाइम इज 3 आवर्स। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको 200 में से 130 नंबर लाने हैं। 200 में से 130 नंबर लाने हैं, चलो 70 मार्क्स की तो पहले ही वो मिल गई। उसके बाद क्वेश्चन में भी आपको वैरायटी मिलती है। 3 सेक्शंस होते हैं, 3 सेक्शंस होते हैं, A, B एंड C। A इज जर्नल एप्टीट्यूड, B इज मेमोरी बेस्ड। मेमोरी बेस्ड का मतलब होता है एज इट इज, कि
ये एक स्टेटमेंट है, इसका आंसर ABCD में से। थर्ड होता है सेक्शन सी एक्सपेरिमेंटल, जहां पर सेक्शन ए में होते हैं 20 क्वेश्चंस, इन 20 में से 15 अटेम्प्ट करने होते हैं एंड ये होते हैं 2 मार्क्स ईच। यहां पर होते हैं 50 क्वेश्चंस, जिसमें से करने होते हैं 35 क्वेश्चंस, ये होते हैं 2 मार्क्स ईच। नेगेटिव मार्किंग होती है? बिल्कुल होती है जी। सेक्शन सी में होते हैं 75 क्वेश्चंस, जिनमें से करने होते हैं 25 क्वेश्चंस, ये होते हैं 4 मार्क्स ईच। करना क्या है? 200 में से 130 नंबर लाने हैं, और उस 130 नंबर लाने के लिए भी चॉइस है कि 20 में से 15 कर दो, 50 में से 35 कर दो, 75 में से 25 कर दो, उसमें भी चॉइस है। अगर आप 20 में से 15 करोगे, 50 में से 35 करोगे और 75 में से 25 करोगे तो 200 नंबर बनेंगे, लेकिन लाने किसने? 130। तो इसमें भी आपको और चॉइस मिलती है। 15, 35, 25 करके 200 नंबर बनते हैं, पर 200 तो चाहिए ही नहीं, 130 चाहिए। 130 के लिए इसमें से भी चॉइस है। तो बच्चे मेजरली क्या करते हैं, या हम मेजरली यही सजेस्ट करते हैं, ट्राई करो कि जब भी सेक्शन बी अटेम्प्ट कर रहे हो तो एटलीस्ट 25 to 30 क्वेश्चंस हो जाए, और आसानी से हो जाते हैं, इतना कोई डिफिकल्टी आती नहीं है। 25 से 30 क्वेश्चन जो है वो सेक्शन बी में से कर लो। यहाँ 25 करने हैं तो 14 से 15 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। यहाँ पर 6 से 7 क्वेश्चन करोगे तो काम चल जाएगा। चॉइस ऑलरेडी गिवन है, चॉइस में भी चॉइस है, तो टारगेट आसान हो जाता है। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है दैट लाइफ साइंसेस CSIR नेट इज गिविंग यू अ लॉट ऑफ चॉइसेस, बट उन चॉइसेस को यूटिलाइज करना आपकी वीकनेस भी हो सकती है, आपकी स्ट्रेंथ भी हो सकती है। स्ट्रेंथ कैसी होगी? जब आप उन चीजों पर काम करोगे जो हर साल पूछी जाती हैं। अगर आप रिपीटेटिव टॉपिक्स पर काम कर रहे हो तो आपकी वो स्ट्रेंथ है। अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, उन टॉपिक्स पर बात कर रहे हो जो नहीं आते हैं, और ऐसा नहीं है, देखो सोच के देखो, CSIR नेट होता है PhD एडमिशंस के लिए। PhD कब होती है? बैचलर्स कंप्लीट करोगे, BSc कंप्लीट करोगे, MSc कंप्लीट करोगे, फिर PhD में जाओगे। तो एक्चुअली में जो CSIR नेट का एग्जाम होता है 11th 12th 3 साल की बैचलर्स, 2 साल की मास्टर्स को मिला के होता है। अप्रॉक्सीमेटली 7 ईयर्स का सिलेबस है। 7 ईयर्स के सिलेबस को 6 महीने में कवर करना का आसान नहीं है। तो गो फॉर स्मार्ट स्ट्रैटेजी। जो टॉपिक्स हर साल आते हैं उन पर फोकस करो, पता है ना इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, उस टॉपिक को प्रिपेयर करो, एंड फॉर दैट वी आर हियर टू हेल्प यू। तो बैचेस भी जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं जल्दी से जल्दी, एंड ऑलरेडी सीरीज भी चल रही है टू हेल्प यू आउट। सो गो फॉर इट। एक बार खुद एनालिसिस करो, क्वेश्चन पेपर्स को देखो। शुरुआत करने से पहले एक बार क्वेश्चन पेपर्स को देखो, अच्छा क्वेश्चन कैसे आता है, क्या क्या चीजें हैं जो आने वाली हैं। सिलेबस को अच्छे से देखो कि कौन सी ऐसी यूनिट है जो आपकी बहुत स्ट्रांग है, जो आपने पहले पढ़ी है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपको बहुत अच्छे से आता है क्योंकि आपने वो पहले पढ़ा है। नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस बिफोर स्टार्टिंग विद द प्रिपरेशन। सो ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।